नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10 से 16 अगस्त 2020 तक घटित प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखेंगे। हमारे प्रमुख घटनाओं में शामिल हैं सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, कृषि अवसंरचना कोष, रेलवे म्यूजियम हुबली में स्थापित किया गया है, 101 रक्षा वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित किया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, री इमेजिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी सम्मेलन, सुनामी रेडी जिला, अमृत योजना रैंकिंग, सुरक्षा प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म और लक्षद्वीप को जोड़ने हेतु ऑप्टिक फाइबर लिंक के निर्माण की घोषणा की गई है। इन सारे विषयों पर हम अब विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली खबर थी सबमरीन केबल कनेक्टिविटी के विषय में। तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह जो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना है, इसे चेन्नई, तमिलनाडु और पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा लगाया गया है। इसकी लागत कितनी थी? तो लगभग 1224 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2312 किलोमीटर लंबी यह समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, जो भारत में सबसे लंबी है समुद्र के नीचे। इसकी आधारशिला जो है 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं रखी गई थी और इसका वित्त पोषण जो है भारत सरकार के द्वारा USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया गया है। अब यहाँ एक प्रमुख तथ्य है कि इस कनेक्टिविटी परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात एयरटेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में अल्ट्रा फास्ट 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। इसके पश्चात है कृषि अवसंरचना कोष। प्रमुख बिंदु क्या है? उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लागत कितनी है? तो 1 लाख करोड़ रुपए की इसकी कुल लागत है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके पश्चात है कि योजना की अवधि जो होगी वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक के 10 वर्षों के लिए होगी। यानी इस कृषि अवसंरचना कोष का उपयोग जो है 10 वर्षों के अंदर कृषि अवसंरचना के निर्माण में किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा? तो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज योजना के तहत किसानों को या लाभार्थियों को 3% ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। वहीं इस कोष की उद्घाटन करने के समय प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी की है, जो उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये के रूप में जारी की जाती है। इसके पश्चात है रेलवे म्यूजियम हुबली। उद्घाटन किसने किया है? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में इसका निर्माण किया गया है। इसके पश्चात है कि हुबली में रेलवे संग्रहालय, मैसूर में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिणी पश्चिमी रेलवे में दूसरा संग्रहालय होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा इस संग्रहालय का? तो रेलवे की विभिन्न शाखाओं की विरासत को संरक्षित और चित्रित करना तथा रेलवे के विकास को प्रदर्शित करना। यानी भारत में रेलवे की विरासत किस प्रकार से थी उसे संरक्षित और चित्रित करना तथा भारत में रेलवे का किस प्रकार से विकास हुआ है उसे प्रदर्शित करना इस संग्रहालय का मूल उद्देश्य होगा। इसके पश्चात देखते हैं कि 101 रक्षा वस्तुओं का आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उद्देश्य क्या है? हम अभी देख रहे हैं कि भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तर्ज पर ही स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं पर आयात
के आयात पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। इसकी अवधि कब से कब तक होगी? तो 2020 से 2024 के मध्य तक इसकी 5 सालों की अवधि है। इस संबंध में रक्षा उद्योग को अगले 5 से 7 साल के भीतर 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध प्राप्त होंगे, जो विभिन्न रक्षा उत्पादों से संबंधित होंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भारत में बनाए गए LCA को भी इस आयात प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी अब भारत में सिंगल इंजन फाइटर प्लेन का आयात नहीं किया जाएगा। यदि वायुसेना या नौसेना को ज़रूरत होगी सिंगल प्लेन की, तो उन्हें तेजस का ही उपयोग करना होगा। इसके अतिरिक्त स्वदेश निर्मित विभिन्न प्रकार के हॉबिजर तोप, जिसमें बोफोर्स गन आदि शामिल हैं, वो टैंक, विभिन्न प्रकार के वाहन, एम्यूनिशंस और विभिन्न म्यूनिशंस को भी शामिल किया गया है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में घरेलू पूंजी खरीद के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक अलग बजट बनाया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर? तो नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही गंदगी मुक्त भारत अभियान सप्ताह जो है 8 से 15 अगस्त 2020 तक चलाया गया। इसके साथ ही रेलवे ने 10 से 15 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह का निरीक्षण करेगा रेलवे। इसके बाद देखते हैं, री इमेजिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी प्रमुख बिंदु क्या है? इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया था। विषय क्या था? तो कोविड-19 के विघटन के दौरान या फैलने के दौरान उसके बाद के विचारों का संगम पर यह एक वैश्विक सम्मेलन था। इसमें सहयोग किसने दिया था? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ने इस सम्मेलन के आयोजन में सहयोग दिया था। इसके बाद देखते हैं, सुनामी रेडी प्रमुख बिंदु क्या है? तो हाल ही में ओडिशा के 2 गांव वेंकट रायपुर और नोलिया शाही को सुनामी का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों के लिए उन्हें सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। उन्हें सुनामी रेडी के रूप में मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी गई है। यहाँ यह ज्ञात एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि ओडिशा जो है भारत का पहला राज्य और भारत जो है यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC से सुनामी रेडी की स्थिति हासिल करने वाला हिंद महासागर क्षेत्र में पहला देश बन गया है। अन्य तथ्य क्या है? तो पिंक सिटी जयपुर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र मिला है। IOC इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन क्या है? तो इसके कार्यकारी सचिव और सहायक महानिदेशक कौन है? तो व्लादिमीर रैबिनिन इसके कार्यकारी सचिव और सहायक महानिदेशक हैं। प्रधान कार्यालय कहाँ पर है इसका? पेरिस, फ्रांस में। आगे देखते हैं, सुरक्षा प्रोजेक्ट एलिफेंट उद्घाटन किसने किया? तो 12 अगस्त 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा सुरक्षा को जारी किया गया। 12 अगस्त 2020 को विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव तथा हाथी की संघर्ष को रोकथाम करना। इस पोर्टल का लक्ष्य क्या होगा? तो वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना और वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन करना इस पोर्टल का मूल उद्देश्य या लक्ष्य होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट के विषय में देखते हैं, तो यह प्रारंभ कब किया गया था? 1992 ईस्वी में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा हाथियों के संरक्षण के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ही इस प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया था, ताकि जो हाथी हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में दीर्घकालिक
जीवन व्यतीत कर सकें। इसके पश्चात है प्रोजेक्ट चीता। यह क्या है? तो भारत इस परियोजना के तहत भारत में लगभग भारतीय सेनाओं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ में अपग्रेड किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में भारतीय सेनाएं जो हेरॉन ड्रोन का उपयोग करती हैं उस पर आर्म्स लोड नहीं किए गए हैं। इसका लाभ क्या होगा? तो सशस्त्र बल के ग्राउंड स्टेशनों को ड्रोन को दूर से संचालित करने में मदद करेगा यह प्रोजेक्ट। और उपग्रह संचार, जिसे सैटकॉम भी कहा जाता है, उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से उन्हें नियंत्रित किया जाएगा। इसमें भारतीय विकसित समाधान शामिल होंगे, यानी भारतीय रक्षा विनिर्माण इकाइयों के द्वारा निर्मित किए गए विभिन्न बम और विभिन्न उपकरण इस हेरॉन ड्रोन पर, जिससे कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कि चीन के साथ वर्तमान तनाव के बीच ही इसे पुनर्जीवित करने का फैसला किया गया है। इसकी लागत कितनी होगी? 3,500 करोड़ रुपए। अब देखते हैं हेरॉन यूएवी के बारे में। यह एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे मेल या मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, यानी यह मीडियम एल्टीट्यूड के साथ में काफ़ी देर तक यह हवा में रह सकता है। इसका निर्माण इजराइल के द्वारा किया गया है। इसकी भार वहन क्षमता जो है वह 250 किलोग्राम तक है, जिसमें वह थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस लाइट, रडार सिस्टम आदि को लेकर के यह उड़ान भर सकता है। इसके पश्चात है ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म। यह क्या है? तो यह एक वेब आधारित व्यापक टेली मेडिसिन समाधान है। इसका क्रियान्वयन किसके तहत किया जाएगा? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल के तहत इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? तो आयुष्मान भारत के तहत स्थापित सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को आपस में जोड़ना इसका प्रमुख लक्ष्य है। यह 23 से अधिक राज्यों तथा 75% से अधिक जनसंख्या को कवर करता है। कौन? तो आयुष्मान भारत। इस ई संजीवनी मेडिसिन प्लेटफॉर्म में 2 प्रकार की टेली कंसल्टेंस सेवाएं उपलब्ध होंगी। पहला है ई संजीवनी डॉक्टर से डॉक्टर। यदि डॉक्टर को कुछ समस्या आ रही है किसी क्षेत्र विशेष में, तो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपस में कंसल्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात है रोगी से डॉक्टर, ई संजीवनी ओपीडी कहा गया है। इसमें रोगी अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अपने डॉक्टर से हासिल कर सकता है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख विशेषताएं क्या है इस प्लेटफॉर्म की। तो इसका उपयोग जो है MIS आधारित अनुप्रयोगों पर किया जाएगा। इसमें उपयोगकर्ता को विभिन्न विशिष्टताओं जैसे टेलीकार्डियोलॉजी, टेलीऑप्थेल्मोलॉजी आदि का चयन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसे। इसका व्यापक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली परामर्श भी इसमें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे TWAIN टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम तथा डाइकॉम डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन का अनुपालन यह प्लेटफॉर्म करता है। इसके पश्चात देखते हैं लक्षद्वीप को जोड़ने हेतु ऑप्टिकल फाइबर लिंक की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने 15 अगस्त 2020 के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर इसकी घोषणा की गई है। तो लक्षद्वीप को और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किया जाने वाला यह अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश में दूसरा होगा। अभी हाल ही में चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य इस प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर लिंक बिछाया जा चुका है। इसके पश्चात देखते हैं इसकी समय सीमा क्या होगी। तो 1000 दिनों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट लायन। इसकी घोषणा कब की गई है? तो 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन पर इसकी घोषणा की है। प्रोजेक्ट लायन को देखते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था? एशियाई शेरों का संरक्षण करना। अभी 2018 में ही गिर अभयारण्य में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस या CDV वायरस के प्रकोप के कारण
लगभग 59 शेरों की मौत हो गई थी। इन एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश में कुणु वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसकी भी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के अवसर पर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिनों का संरक्षण करना। यह परियोजना मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन पर केंद्रित होगी। गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य भारत में स्थित है, इस पर गंगा नदी पर, और वर्तमान में गंगा नदी में 3700 डॉल्फिन निवास करते हैं। इसके पश्चात है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। इसकी विशेषताएं क्या है? तो प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह मिशन जो है पूरी तरह से तकनीक आधारित होगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करना है। संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के तहत इसका संचालन किया जाएगा। दूरस्थ रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति यह मिशन देता है। इसमें टेली परामर्श एवं ई फार्मेसी भी शामिल किए गए हैं। आखिर इस मिशन को भारत में क्यों लागू किया गया? तो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति काफ़ी दयनीय है, जिसके कारण इस मिशन को लॉन्च किया गया है। देखते हैं भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है। तो लगभग 86% ग्रामीण परिवारों में स्वास्थ्य देखभाल बीमा तक पहुंच नहीं है। भारत की लगभग 17% आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने घरेलू बजट का 10वां हिस्सा खर्च करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त है कि 19% शहरी और 24% ग्रामीण परिवार अपनी स्वास्थ्य देखभाल जो है वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। केवल 19% शहरी और 24% ग्रामीण। इसके अतिरिक्त बाकी लोग अपनी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इसके पश्चात देखते हैं अमृत योजना रैंकिंग। प्रमुख बिंदु क्या है इसके? तो इसके जारी कौन किया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। इस वर्ष इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? तो उड़ीसा को। इसके पश्चात है क्रम से दूसरे स्थान पर चंडीगढ़, तीसरे स्थान पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर गुजरात और 5वें स्थान पर कर्नाटक को स्थान प्राप्त हुआ है। देखते हैं अमृत मिशन को। इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम या योजना। इसका उद्देश्य क्या था? तो शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं हरित स्थानों में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा था। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वैसे शहर शामिल होंगे जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख या उससे अधिक। सभी शहरों एवं कस्बों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके पश्चात है कि आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल टीम मंथन की ओर से।